जिसके कारण भारत सोने का चिड़िया बना। भारत में दो कंपनियां आमने सामने हो गई, 15 वर्ष का एग्रीमेंट किया। वह महिला इतनी तेज तरार थी बारूद बनाने में, क्योंकि वो टेक्निक उनके पास ज्ञात था। आप सभी जानते हैं कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन ये गुलामी की प्रारंभ है वो कहां से हुआ, कैसे वे भारत में अंग्रेज आए, इन बातों पर अगर हम अध्ययन करें तो इतिहास गवाह है कि हमारा संबंध यूरोप से प्राचीन समय से चला रहा है। लेकिन उस समय जो व्यापार होते थे वे स्थल मार्ग से होते थे। स्थल मार्ग से अंग्रेजों को व्यापार करने में काफी कठिनाई होती थी, कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे स्थल मार्ग से सामान ले जाने ले आने में काफी समय लगता था, काफी पैसा खर्च होता था। दूसरा, रास्ते में माल लूट जाए यह भी डर बना रहता था, यह भी शंका था। अनेक स्थानों पर चुंगी भी देना पड़ता था क्योंकि अनेक रजवाड़े थे। दूसरे तरफ दूसरे व्यापारी भी अड़चने पैदा करते थे कि यह माल यूरोप में हमसे पहले न जाए, वो चाहते थे कि हम आगे लेके जाएं। इस तरह की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वैसी परिस्थिति में यूरोप वाले एक नए मार्ग की खोज कर रहे थे जो सुरक्षित, सस्ता और आसान हो। वैसी परिस्थिति में एक नया मार्ग जो लाल सागर होते हुए जाता था, उस मार्ग में होते हुए पुर्तगाली नाविक, सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक आप जानते हैं जिसने भारत का पता लगाया, वास्को डी गामा। हाँ, बिल्कुल सही समझे, वास्को डी गामा लाल सागर होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट पहुंचा। जब कालीकट पहुंचा तो वहां के राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने पहले तो काफी भयभीत हुए क्योंकि एक अजनबी व्यक्ति बंदरगाह पर आ जाए, उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन जब बाद में समझ गए तो स्वागत किया गया और उसके बाद भारत से उसका व्यापार शुभारंभ किया गया। वो नारियल नहीं ले गए, वे सिर्फ गरम मसाला यहां से लेके गए। गरम मसाला ही क्यों? क्योंकि गरम मसाला से खुद वास्को डी गामा लिखता है 60 गुना उसकी इनकम में वृद्धि हो गई, इतना वहां डिमांड था। मैं बार बार कहता हूं कि विश्व में गरम मसाले का स्वाद चखाने वाला देश कोई और नहीं, भारत है। वे लोग वहां गरम मसाले का डिमांड क्यों करते थे? क्योंकि ठंडा मुल्क था और ठंडा मुल्क में लोग मांस मदिरा ज्यादा खाते हैं। मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए गरम मसाला चाहिए, मांस को सुरक्षित रखने के लिए गरम मसाला चाहिए, फ्राई करके लोग रख देते थे। इसी तरह वहां पर गरम मसाले का डिमांड बढ़ गया। बाद के दिनों में यूरोप के कई कंपनियां, कई व्यापारी यहां आए और कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली आदि बंदरगाहों पर अपने अपने व्यापारिक कोठी बना लिए। कोठी बनाने के बाद वहां से और भी कंपनी जो अन्य देशों के थे, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क आदि कंपनियां यहां आती थी और यहां से आकर के रेशम के कपड़े, जिसको एक रेशम मार्ग ही कहा जाता था, उसी मार्ग से लेकर के जाते थे। सोरा, सूती वस्त्र, नील आदि ले जाते थे। आखिर इसका उपयोग क्या करते थे? नील कपड़ा रंगने के काम में आता था। सूती वस्त्र, ऊनी कपड़ों के नीचे जो अस्तर डालते थे, उसमें ऊनी वस्त्र के नीचे अस्तर डालने में सूती कपड़ा का इस्तेमाल होता था। और सूती कपड़े यूरोप में बनता नहीं था, वो सिर्फ भारत में बनता था, इसलिए भारतीय कपड़े का डिमांड वहां सबसे ज्यादा था। साथ ही साथ सोरा बारूद बनाने में, क्योंकि वो टेक्निक उनके पास ज्ञात था, तो बारूद बनाने में सोरा का इस्तेमाल करते थे। और बारीक कपड़ा रेशम का भी उन लोग शौक से पहना करते थे। तो इस तरह से जो यूरोप की कंपनियां थी
वो भारत में आकर के यहाँ के व्यापारियों के माल को ले जाकर के अपने यहाँ बेच करके काफी मुनाफा कमाते थे। बदले में क्या देते थे वो? तो वो सोना और चांदी देते थे, और सोना और चांदी देने के कारण भारत के व्यापारी उधर से सोना और चांदी लेकर के आते थे। भारतीय व्यापारी को चार चांद था, जितना माल तैयार करते थे उससे ज्यादा माल का डिमांड हो जाता था, जिसके कारण भारत सोने का चिड़िया बन गया था। यहाँ पर सोने चांदी सबों के पास मौजूद थे, और इसीलिए भारत को सोने चांदी का चिड़िया कहा जाने लगा था, जिसको सुनकर के बाद के दिनों में विदेशी आक्रमणकारी आए। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ऐसे देश में अंग्रेज कहां से आए। तो बाद के दिनों में जब अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एग्रीमेंट किया। और जब एग्रीमेंट हो गया तो वहां के जो सरकार थी यानी महारानी थी, वो आर्थिक और राजनीतिक साथ ही साथ सैनिक दृष्टि से उन कंपनियों को सहयोग करती थी। फिर फ्रांस की भी जो कंपनी थी वो भी एग्रीमेंट के तहत आता था, इसलिए उसके भी जो सरकार थे, जो राजा थे, वो भी क्या करते थे? सहयोग करते थे, जिसके कारण भारत में दो कंपनियां आमने सामने हो गई, एक फ्रांसीसी कंपनी और दूसरा अंग्रेजी कंपनी। इन दोनों कंपनियों में कंपटीशन होना शुरू हो गया, और उस कंपटीशन में जो ताकतवर होंगे वो सफलीभूत होंगे। और यहां पर चूंकि उस समय गौर करने की बात है कि उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। अकबर राजा थे, लेकिन अप्रत्यक्ष असल राजा जहांगीर था। जहांगीर एक पत्नी जिसका नाम मेहरुनिसा था, और मेहरुनिसा से वो 43 वर्ष की अवस्था में वो शादी किया था। वह महिला इतनी तेज तरार थी कि वो संपूर्ण सुख सुविधा दे करके वो पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में ले ली थी, और जिसका परिणाम था उसको कहते हैं नूरजहां। और नूरजहां जब अपने कब्जे में ले ली, और उसका फायदा अंग्रेजों ने भरपूर उठाया। ध्यान देने की बात यह है कि वो नूरजहां अपने भाई, अपने बेटे के चक्कर में, वो राजा बनाने के चक्कर में था, और इधर अंग्रेज अपने साम्राज्य विस्तार करने के चक्कर में थे, क्योंकि अंग्रेज के पास एक ही नीति थी, डिवाइड एंड रूल। और ये शुरू से उनका ये नीति रहा, जिसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे वो बंगाल में भी प्रश्न करना शुरू कर दिए। और वहां पर आपको याद होगा 1757 पलासी वार। पलासी वार वो अंग्रेजों का सोचा समझा एक रणनीति था। वो जानते थे कि हमें अगर यहाँ स्थायी रहना है तो इन राजाओं का हमें समाप्त करना बहुत जरूरी है, राजनीति में दखल देना बहुत जरूरी है। वैसी परिस्थिति में वे अमीरचंद जैसे व्यापारी को अपने कब्जे में ले लिए, यहाँ के जो सेनापति था मिर्जाफर, उसको अपने कब्जे में ले लिए, और जितने भी सिराजुद्दौला के विरोधी थे वो सबको अपने कब्जे में ले लिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसको हम विस्तार से बाद में बताएंगे कि पलासी वार कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यह एक विस्तार से बताने का है, क्योंकि यह जो युद्ध है वो भारत का एक निर्णायक युद्ध था। उसी के द्वारा अंग्रेज यहाँ स्थायित्व रह चुका है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम गुलाम हो गए, और धीरे धीरे 200 वर्षों तक वो शासन किया। आज मैं यहीं पर थोड़ा विराम देता हूं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कम समय में अगर आप लोग ऑनलाइन आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें बोलने में आपको एक एक पार्ट, एक एक चीज़ को बढ़िया से समझाया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो लंबा देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता, इसलिए शॉर्ट में ही हम आगे चलते हैं। फिर विशेष जानकारी के लिए आप लोग हमें क्लिक कर सकते हैं, अपना कमेंट भेज सकते हैं कि किस मुद्दे पर आप लोग को हम भेज सकें, तो ज़्यादा हमारे लिए मार्गदर्शक का काम होगा। और आप लोग तो पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, हम तो एक सिर्फ बोलने वाले हैं। इसलिए आप हमें गाइड करें और हम आगे आपके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।